लेके जाएगा, एक्सेप्ट करेगा और वो मालूम चल जाएगा कि केस आपका एलिजिबल है कि नहीं है। अगर एलिजिबल है तो कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल है, नहीं है तो रीजन वही होता है कि कोई ऐसा उस प्रकार कोई लोन नहीं होगा, कोई ट्रैक नहीं होगा। अगर एलिजिबल है तो अच्छा ट्रैक होगा उसका, तो लोन को हम दे सकते हैं। अगर कस्टमर एलिजिबल है तो उसको हम 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लेते हैं। अगर बिजनेसमैन है तो 2 साल का ITR लेते हैं, पैन कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड लेते हैं। अगर कस्टमर सैलरीड है तो 3 महीने का बैंक सैलरी स्लिप लेंगे, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लेंगे, पैन कार्ड लेंगे और आधार कार्ड लेंगे, तो हम उसमें प्रोसेस कर सकते हैं उसको। और कोई क्वेश्चन आप लोगों से आता है कि पूछना है तो पूछ सकते हैं। EMI जो है उसमें ATM से ही कट जाता है। नहीं, EMI जो है कस्टमर के अकाउंट से कटता है। अकाउंट से कटता है, जैसे हाँ। उसके अलग से EMI लेने का ही नहीं, कस्टमर वही ना, आप अगर उसको लोन दे रहे हैं तो उसको बोलिए, बहुत सारे फेक कॉल भी आते हैं कस्टमर के पास। अब किसी को डाटा मिल गया कि सर आपका EMI पेंडिंग है 15,000 का, आप पे कर दीजिए। कस्टमर ने उसके गूगल पे, फोन पे पे कर दिया, तो क्या हुआ बाद में उसको EMI कटाई, उसका सिविल खराब हो गया। तो हमें लोन अगर हम दे रहे हैं तो उसको एजुकेट भी करेंगे कि सर आपका EMI आपके अकाउंट से कटेगा, अगर नहीं कटता है तो आपको संपर्क करेगा या कस्टमर कंपनी के जिससे आपका फाइनेंस हुआ है टोल फ्री नंबर होगा, उस पर आप कॉल करिए और बोलिए कि मेरा EMI नहीं कटा है, तब वो पे करिए वहाँ पे। अदरवाइज वो कस्टमर के अकाउंट से ड्यूरेट होता है। देहात में ऐसा बहुत सारा बैंक है हाँ। जो कि उससे स्टेटमेंट नहीं दे पाती, जैसे ऑनलाइन स्टेटमेंट उनको चाहिए। हाँ चाहिए ना। हाँ, तो ऑनलाइन में क्या ईमेल में चाहिए, तो कोई ईमेल नहीं दे पाता, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? उसके लिए क्या होता है, अब सब कंपनी आजकल हो गई कि उसको PDF में बैंकिंग, या तो कस्टमर का नेट बैंकिंग चालू कराइए, या तो उसका मोबाइल बैंकिंग चालू कराइए, या तो उसका अगर अकाउंट, उसका मोबाइल नंबर अकाउंट में रजिस्टर्ड है और मैसेज आते हैं सब कुछ, तो वो क्या है, कंपनी डायरेक्टली लिंक भेजेगी उसके अकाउंट पे, उस मोबाइल नंबर से अगर उसका लिंक होगा तो वहाँ से वो उसके बाद मैसेज जाएगा लिंक का, वो मैसेज ओपन करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, तो बैंकिंग अपने आप फेच कर लेगा वहाँ से अकाउंट से उसके बैंकिंग जहाँ उसका बैंक है। देहात में प्राय वो सब सिस्टम आ हाँ, जाता उसके है। लिए हाँ। हाँ, तो उसके लिए इसीलिए उसी होता ना, उसके लिए या तो कस्टमर जाएगा बैंक में अपना मोबाइल बैंकिंग चालू करेगा, सबसे इजी है मोबाइल बैंकिंग चालू कराना। क्योंकि कोई भी आप देखेंगे बैंक में आजकल प्रिंट आउट नहीं देता है, मोस्टली देता है प्रिंट आउट, तो देता नहीं है। पासबुक में क्या होता है, पासबुक में बहुत सारा फर्जी बड़ा हुआ, फ्रंट पेज मेरा है, ट्रांजेक्शन आपका लगा दिया, कैसे पासबुक कैसे प्रूफ होता है, इसी कस्टमर का पासबुक नहीं कर सकते हैं। सेम पासबुक तो सेम होता है, कोई चेंज नहीं। अगर पहला पेज मैंने आपका धोखाधड़ी चलते ही ऐसा किया गया है, ईमेल में। बहुत सारे केसेस हुए हैं, पासबुक में है राम और एंट्री सब श्याम का लगा दिया, उसके श्याम का एंट्री अच्छा हुआ है, लोन हो गया, डिस्बर्स हो गया, मालूम चला उसके खाते में तो 20 रुपया कट पड़ा हुआ है और 1 लाख का ट्रांजेक्शन दे दिया है। तो ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये PDF का बैंकिंग, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कंपनी अपने पास रखी है, वो बैंकिंग को फेच करती है कि ट्रांजेक्शन मैनिपुलेटेड तो नहीं है, सही तो नहीं है। ये आपके लिए भी अच्छा है, कस्टमर के लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। क्योंकि अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट मैनिपुलेट करते हैं तो उसमें सीधे पेनाल्टी लगता है, वो जाता है कंपनी के ऊपर, तो 50,000 1 लाख का पेनाल्टी करता है। अगर हम जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर अनभिज्ञ होता है, उसे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा है। होता क्या है कि एजेंट जो होते हैं अपना उसका ITR बनवाए फेक, उसका बैंकिंग फेक बनवा दिए और फाइल लॉगिन करवा दिए, फाइल अप्रूव हो गया, सब कुछ हो गया, पकड़ा गया वो, तो उसके चार्जेस बहुत हाई होते हैं उसके। अब उसके ऊपर जो है किसी कारण बस समय पर EMI नहीं होता है, तो उसके कल क्या होगा, उसके लिए कॉल जाएगा, उसको टाइम मिलता है, फिर उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा। हाँ, 3 महीने तक NPA होता है ना, होता है ना कि बैंक का कि NPA हो गया है। NPA मतलब क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उसमें क्या होता है, अगर कस्टमर EMI नहीं पे करता है लगातार 3 महीने तक, तो उसके बाद क्या होता है, ये बैंक कंपनी सोचती थी कि कस्टमर ये अब ये सक्षम नहीं है कि पे करेगा EMI, तो क्या करता है, एक लमसम अमाउंट सेटलमेंट बोलते हैं उसको, कि 5 लाख का लोन होता है, उसको 1.5 लाख में सेटलमेंट कर दिया। तो 1.5 लाख में कंपनी करता क्या है, वो तो लोन तो अपना क्लोज कर देता है, लेकिन सिविल में उसका उतना अकाउंट एक्टिव रहेगा, उतना लोन अमाउंट उसका रहेगा और कोई भी फ्यूचर में उसको लोन नहीं देगा। उसको क्या होगा फायदा कि उसको आगे उसका इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा,
फ्यूचर में कोई पैसा होगा तो अमाउंट जमा करके उसको, तो ये सारा एजुकेट हम करेंगे उसको कि भाई आप अगर आज आपका EMI डेट 8 तारीख को है तो मोस्टली चार्ज क्या होता है कि 350 रुपया चेक बाउंसिंग चार्ज रहेगा, और 2 बार 3 बार हिट होता है ECS, जितनी बार हिट होगा उतने बार उसका चार्जेज लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप बैंक में पैसा एडवांस में रखिए उसको, अगर नहीं है 8 तारीख को ड्यू डेट आपका है तो टाइम मिलता है 10 दिन 15 दिन आप उसमें जमा कर दीजिए। तो अगर उसको समझाएंगे सारा चीजें तो कहीं बाउंस नहीं कराएगा, क्योंकि 4 लाख 5 लाख लेके उसका उसी में जीवन नहीं होता, उसको आगे बिजनेस बढ़ाना होता है। तो अगर गाइड करेंगे तो अपना वो काम करेगा। उसमें बाउंस होने के बाद 2 बार करता है क्या? 2 बार करता है, 2 बार ICS 3 बार वही ICS, ना। तो बैंकिंग खराब हो जाता है। सिविल तो खराब हो भी खराब सिविल एक EMI में खराब नहीं होता है, अगर एक बार हिट हुआ एक बार ही, बार-बार बार करेगा तो वो करेगा।